हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे रीना एकेडमी चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। मैं अपने आज के सेशन में आपके लिए लाई हूँ कक्षा 4 हिंदी व्याकरण का पार्ट नंबर 19, जिसमें आज हम सभी लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी अंत तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। तो जैसा कि हमारे इसमें पाठ का क्या नाम है, अपठित गद्यांश। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो अपठित गद्यांश शब्द है, इसका अर्थ आपको बता दे। तो अपठित का अर्थ होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है किसी भी गद्य का कुछ भाग। तो गद्य किसे कहते हैं स्टूडेंट? तो गद्य जो होते हैं, कहानी, निबंध, तो जो इस टाइप के होते हैं इसको हम गद्य कहते हैं। तो उसी में से कुछ पैराग्राफ दे दिया जाता है, तो वही जो गद्य खंड कहलाता है। तो पढ़ते इसमें, अपठित का अर्थ है जो पहले पढ़ा गया ना हो, तथा गद्यांश का अर्थ है गद्य का खंड। अतः जो गद्य खंड पहले से पढ़ा हुआ ना हो उसे अपठित गद्यांश कहते हैं। अर्थात जिस पैराग्राफ को गद्य के, चाहे वो कविता हो, कविता नहीं, चाहे वो कहानी हो या फिर निबंध हो, तो वो गद्य कहे जाते हैं। तो वो हम पहले से नहीं पढ़े होते हैं, वही जो है अपठित गद्यांश कहलाते हैं। तो अपठित गद्यांश को हल करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। यानी जो अपठित गद्यांश हमको मिलते हैं, उस अपठित गद्यांश को हमको पढ़ करके उससे संबंधित जो प्रश्न होते हैं, उस प्रश्न का हमको उत्तर देना होता है। तो प्रश्न जो होते हैं वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप यानी बहुविकल्पी प्रश्न भी होते हैं, कभी कभी केवल प्रश्न दिए रहते हैं। तो उसका आंसर हमको उस पैराग्राफ से, जो पैराग्राफ गद्यांश का हमारे सामने होते हैं, उसको हमको पढ़ना होता है, तो फिर उसमें उत्तर देना होता है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे तो उसमें जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, तो उस ऑप्शन में से हमको चूज करना होता है। अगर केवल प्रश्न होते हैं तो उससे हमको प्रश्न का जो है उत्तर उस गद्यांश यानी पैराग्राफ से ढूंढना होता है। तो अपठित गद्यांश को हम कैसे हल करेंगे, उसके प्रश्न का उत्तर हम कैसे देंगे, और उसमें किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, आगे पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार ध्यान से पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए। यानी जो भी गद्यांश यानी पैराग्राफ हमारे सामने होते हैं हमारे एग्जाम में, तो हमको उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए, और एक नहीं 2-3 बार पढ़ करके फिर उसमें जो मीनिंग होती है, जो उसका अर्थ होता है, उसको समझना चाहिए। फिर गद्यांश में आई प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। यानी उस गद्यांश में, उस पैराग्राफ में अगर आपको लगता है कि कोई मेन पॉइंट्स है, तो उस पॉइंट्स को आप जो है अंडरलाइन कर दीजिए। रेखांकित मतलब होता है अंडरलाइन करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, प्रश्नों को पढ़कर गद्यांश में उनके उत्तर खोजें। यानी फिर क्या करना है, हमको जो प्रश्न है उसको पढ़ना चाहिए, उस प्रश्न को पढ़ करके जो गद्यांश, जो पैराग्राफ है, उसमें उस प्रश्न का उत्तर ढूंढना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, दिए गए विकल्पों में से सावधानी से उत्तर चुने। यानी जो अगर हमारे सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन का विकल्प दिया रहता है, यानी 4 ऑप्शन दिया रहता है, तो उसी ऑप्शन में से हमको बहुत ही सावधानी से उसके उत्तर को चुनना चाहिए। तो स्टूडेंट, आइए हम इसके अभ्यास कार्य को कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपठित गद्यांश में सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है, तो इसमें हमको ये पढ़ना पड़ेगा पैराग्राफ को। तो निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर छांट कर लगाइए। यानी सही उत्तर पर हमको सही का निशान लगाना है। तो पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं। दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इसे दीपों का त्योहार भी कहते हैं। दीपावली को अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक माना जाता है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली के साथ अनेक पौराणिक घटनाएं भी जुड़ी हैं। इसी दिन श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ अयोध्या लौटे थे। उनके वापस आने की खुशी में लोगों ने दीपक जलाए थे और खुशियां मनाई थी। तो ये हमारे पैराग्राफ हो गए। अब इसमें हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न क्या है, दीपावली को कहते हैं, तो दीपावली को क्या कहते हैं, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। दीपों का त्योहार, मिठाइयों का त्योहार, रंगों का त्योहार, बच्चों का त्योहार। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, दीपों का त्योहार कहते हैं। तो यहाँ पे होगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही, यानी का पहला सही। तो इसमें हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट इसमें प्रश्न है, श्री राम ने कितने वर्ष का वनवास काटा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, 10, 12, 14, 15। तो हमने क्या पढ़ा था अभी इसमें हमने यही पढ़ा कि श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 पे हम सही का निशान लगाएंगे। अब इसमें नेक्स्ट है, रावण को ने मारा था। तो रावण को किसने मारा था, तो यहाँ पे हम इसमें ढूंढ लेते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं, राम
लक्ष्मण, सीता, हनुमान। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था? श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर रावण को मारकर, तो रावण को किसने मारा? राम जी ने। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही है, तो ग वाले का पहला सही होगा। अब इसमें नेक्स्ट है घ, दीपावली का पर्व माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ज्येष्ठ, आषाढ़, कार्तिक, चैत्र। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें पैराग्राफ में? पैराग्राफ में क्या पढ़ा था कि दीपावली का त्योहार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही, यानी घ वाले का तीसरा सही है। तो इसमें हम फिल करेंगे कार्तिक, इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है अंगा, श्री राम के लौटने पर लोगों ने जलाए थे। ऑप्शन हमारे उपले, बल्ब, अलाव, दीपक। तो हमने क्या पढ़ा था इसमें ऑप्शन में कि लोगों ने दीपक जलाए थे। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इसमें हम सही का निशान लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो है पैराग्राफ पे रिलेटेड जो प्रश्न होते हैं, उस पर आधारित जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उसको हम इस तरह से सही करते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या है इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें नंबर 2 पहले हम इसमें जो गद्यांश दिया गया उसको पढ़ लेते हैं। मंदार पर्वत पर दुर्दांत नामक एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन अनेक पशुओं को मारकर खा जाता था। एक दिन सभी पशु उसके पास गए और उससे बोले, हे महाराज, आप प्रतिदिन हमें क्यों मारते हैं? हम हमेशा भयभीत रहते हैं। हम पशुओं में से कोई एक रोजाना आपके पास खुद आ जाएगा। आप उसे खाकर अपनी भूख शांत कर लेना। हम भी निर्भय होकर वन में घूम सकेंगे। सिंह को पशुओं का यह सुझाव पसंद आ गया। तब से प्रतिदिन एक पशु सिंह के पास जाता था और सिंह उसे खाकर अपनी भूख मिटा लेता। एक दिन एक शेर खरगोश की बारी आई। खरगोश ने सोचा कि मरना तो निश्चित ही है, तो मैं धीरे धीरे शेर के पास जाता हूँ। तो यहाँ पे जो सिंह मतलब होता है शेर। तो ये पैराग्राफ हमने पढ़ा। अब इस पे आधारित जो प्रश्न उसको देख लेते हैं। क है मंदार पर्वत पर कौन रहता था? तो हमने अभी पढ़ा था दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है शेर, भालू, कछुआ, बंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, शेर। तो यहाँ पे हम लोग सही का निशान लगाएंगे। अब ख है शेर के स्थान पर गद्यांश में पर्यायवाची शब्द प्रयुक्त किया गया है। तो इसमें ऑप्शन है पशु, सिंह, खरगोश, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना अभी सिंह, पशु सिंह के पास जाता था। तो यहाँ पे शेर का पर्यायवाची होगा सिंह, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। ख का 2 सही है, तो इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब ग है जंगल के पशु से भयभीत रहते थे। किससे भयभीत रहते थे? ऑप्शन है पशुओं, मंदार पर्वत, शेर, खरगोश। तो हमने अभी पढ़ा था ना कि शेर से भयभीत रहते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी ग का तीसरा सही है। अब घ है गद्यांश में भयभीत का विलोम शब्द आया है। तो अब इसमें क्या है, पहले हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। शांत, निर्भय, प्रतिदिन, सुझाव। तो यहाँ पे भयभीत का विलोम होगा निर्भय, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो घ का दूसरा से इसमें सही का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट है प्रतिदिन शेर के पास कौन जाता था? तो ऑप्शन है भालू, खरगोश, हाथी, कोई एक पशु। तो इस दिन हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना कि एक पशु जो है रोजाना सिंह के पास यानी शेर के पास जाते थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो इस तरह से अंगा वाले का चौथा सही, सबको इसमें 4 पे निशान लगाना है सही का। अब इसमें नेक्स्ट जो है ऑपरेट गद्यांश में क्या है इसको पढ़ लेते पहले पैराग्राफ को। आम को फलों का राजा कहते हैं। आम का घर भारत ही है। सारे संसार की कुल पैदावार का 60% यानी 60% से अधिक आम भारत में ही पैदा होता है। आम अपने विशिष्ट स्वाद के कारण सारे विश्व में विख्यात है। संस्कृत में आम को आम्र, रसाल तथा शहकार भी कहते हैं। आम की किस्मों का नामकरण उसके रंग, रूप, स्वाद तथा गंध के आधार पर किया जाता है। अन्य फलों की तुलना में आम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त इसमें विटामिन बी, सी तथा डी भी पाए जाते हैं। नेत्र रोगियों का आम का सेवन अधिक मात्रा में करना चाहिए। स्टूडेंट, अब हम इस पैराग्राफ से रिलेटेड जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो प्रश्न है फलों का राजा कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन को देखते हैं, आम को, अनार को, अमरूद को, केला को। तो हमने अभी पढ़ा था इसमें आम को फलों का राजा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। इसमें हम सही का निशान लगाओ सब लोग। अब ख है भारत में विश्व का आम पैदा होता है। तो कितने परसेंटेज अभी हमने पढ़ा था ना। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं 40%, 50%,
60%, 70%। तो 60% ये हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। इसमें सब लोग सही का निशान लगाएंगे। अब ग है, निम्नलिखित में आम का पर्यायवाची नहीं है। तो आम का पर्यायवाची हमने क्या पढ़ा था? आम्र, रसाल, सहकार। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही, यानी कराल जो है ये आम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब नेक्स्ट है, गद्यांश के अनुसार आम में विटामिन नहीं पाया जाता है। तो इसमें आम में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, क्योंकि हमने गद्यांश में पढ़ा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और डी पाए जाते हैं, जो कि टी कोई विटामिन नहीं, ये पाई नहीं जाती। तो इस तरह से हमारे घ का ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अब नेक्स्ट प्रश्न है, आम लाभदायक होता है। तो इसमें ऑप्शन है त्वचा रोग में, बुखार में, नेत्र रोग में, खांसी की बीमारी में। तो हमने पढ़ा था ना कि जो नेत्र के रोगी होते हैं उन्हें आम का सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होता है, नेत्र रोग में। तो इसमें सब लोग सही का निशान लगाएंगे। तो स्टूडेंट, इस तरह से हमने अपहृत गद्यांश के बारे में जाना, समझा और पढ़ा, और इससे आधारित जो प्रश्न अभ्यास थे उसको भी हमने कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।